हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्मल पावर्स एंड पोजीशन। बेसिकली हम इस लेक्चर के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझने वाले हैं, उनकी हम पावर्स देखेंगे और हम उनकी पोजीशन देखेंगे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो ये सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर है और हम सेकंड सेम पॉलिटिकल साइंस को समझ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ये हेड है, हीट नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का एंड आल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं, मतलब सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो उनके पास होती हैं और एग्जीक्यूटिव हेड वो इस देश के आते हैं और साथ ही साथ उनको इस देश का पहला सिटीजन कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स विच आर वेस्टेड इन हिम आर इन एक्चुअल प्रैक्टिस exercised by council of ministers and 42nd amendment made it obligatory on the part of president to accept the advice of the council of ministers। तो जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई है, असलियत में अगर देखा जाए, रियलिटी में अगर देखा जाए तो उन पावर्स का इस्तेमाल हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाई गई उसके बाद ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया, ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो एडवाइस वो देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वही एडवाइस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के अंदर बेस्ट की गई हैं, लेकिन असल में उन पावर्स को वो अपने से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके कहने पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 53 ये कहता है, आर्टिकल 53 ये कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, लेकिन उन पावर्स का इस्तेमाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करेंगे। और 42nd अमेंडमेंट जो लाई गई 1976 में, उसके बाद तो ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हाँ सारी की सारी पावर्स को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही इस्तेमाल करेंगे और जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इधर बाय बर्थ और नेचुरलाइजेशन। तो बेसिकली आप हिंदुस्तान के नागरिक होने चाहिए, चाहे आप जन्म से हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, या फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपने सिटीजनशिप को गेन किया है। सिंपली ये कहने का मतलब है कि आप इस देश के सिटीजन होने चाहिए। डजंट मैटर कि आप इस देश में पैदा हुए हो या नहीं हुए हो, अगर आपको इस देश की सिटीजनशिप मिल गई है तो आप इस देश में प्रेसिडेंट बन सकते हो। आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एनी गवर्नमेंट पोस्ट एक्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। आपके पास कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, अगर आप प्रेसिडेंट हैं पहले से, या आप वाइस प्रेसिडेंट हैं पहले से, या आप किसी स्टेट के गवर्नर हैं, या फिर आप कोई मिनिस्टर हैं, या तो आप नेशनल लेवल पे यूनियन में कोई मिनिस्टर हैं, या फिर आप किसी स्टेट में मिनिस्टर हैं, अगर ये सब आपके पास है, अगर आप प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं या मिनिस्टर हैं स्टेट या यूनियन के अंदर, तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट है या मिनिस्टर ऑफ यूनियन है या स्टेट है, तो आपको यहाँ से रिजाइन भी करना होगा आप जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद। उसके अलावा आपके पास कोई भी गवर्नमेंट की पोस्ट आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं करते होने चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे आर्टिकल 54 एंड 55 ले डाउन द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के प्रोसीजर की बात करता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा नॉन नॉमिनेटेड, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नॉन नॉमिनेटेड, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉन नॉमिनेटेड एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आएगा, तो उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर लोकसभा के मेंबर्स आएंगे जो कि नॉन नॉमिनेटेड है, मतलब नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, वो लोकसभा के वही मेंबर्स जिनको चुन के भेजा गया है। हालांकि लोकसभा के अंदर सारे के सारे मेंबर्स चुन के ही भेजे जाते हैं, इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होते थे लेकिन अभी नहीं होते हैं। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं नॉन नॉमिनेटेड, वो मेंबर्स जो चुन के आए हैं, वो मेंबर्स नहीं जो नॉमिनेट किए गए हैं। राज्यसभा के अंदर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अलग अलग विधानसभाएं हैं हमारे देश के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहाँ के मेंबर्स जो कि नॉन नॉमिनेटेड हैं, जो चुन के आए हैं, मतलब कि एमएलएस, लेकिन वो एमएलएस जो चुन के आए हैं वो एमएलएस नहीं जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी, ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ के एमएलएस भी जो कि नॉन नॉमिनेटेड हैं, मतलब जिनको चुन के नहीं भेजा है, बल्कि जिनको चुन के भेजा है। सिंपली मत कहने का मतलब ये है कि दिल्ली और पौंडीचेरी के वो एमएलएस, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड नहीं है, जिनको चुन के भेजा है, तो ये सब मिला के एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो याद रहे, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स और सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो नॉमिनेटेड नहीं है, बल्कि वो क्या है, इलेक्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या तरीका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने का, किस तरीके से इलेक्शंस होती हैं, किस तरीके से वोट किया जाता है और वोट की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। तो एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो जो टोटल पॉपुलेशन होगी स्टेट की, मान लो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो है वो 2 करोड़ जो है वो टोटल पॉपुलेशन है। तो जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एमएलए इलेक्टेड इन स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर टोटल एमएलएस कितने हैं, तो फॉर एग्जांपल 90 एमएलएस हैं, इंटू 1 इसको किया जाएगा। तो जो भी रेशो आएगी, जो भी परसेंटेज आएगी, जो भी नंबर आएगा, वो जो है वो एमएलए की वोट की परसेंटेज होगी। इसमें आपको इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है कि एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो जिस भी स्टेट का वो एमएलए है उसकी टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई उस स्टेट के अंदर कितने एमएलएज हैं, कितने इलेक्टेड एमएलएज हैं, इनटू 1 के साथ उसको कर दिया जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी भी तो चुनेंगे उसको, तो एमपी के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एमएलए के वोट की वैल्यू। एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो एमएलएस की वोट की जो वैल्यू आई, जो सभी एमएलएस के वोट की वैल्यू आई अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उसको सम करके, उसको जो है वो प्लस करके डिवाइडेड बाई टोटल एमपी कितने हैं पार्लियामेंट के अंदर जो कि नॉमिनेटेड नहीं है, नॉन नॉमिनेटेड, मतलब इलेक्टेड एमपीज कितने हैं, उसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो उसमें जो है एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली एमपी के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी एमएलए के वोट के वैल्यू से। तो ऐसा नहीं होगा कि एमएलए वोट कर रहा है तो उसका एक ही वोट है, नहीं, एमएलए के वोट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, और एमपी के वोट की वैल्यू भी एक से ज़्यादा हो सकती है। मतलब यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं है, जैसे होता है ना कि एक इंसान वोट कर रहा है तो एक ही वोट हुआ, वो नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ पे एमएलए के वोट की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू एमपी के वोट की वैल्यू, और एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, जितनी भी, मतलब एक एमएलए की जो वैल्यू आई है पूरे देश के एमएलएस की वोट की वैल्यू को प्लस करके फिर जो डिवाइड करना है हमें, कितने एमपी हैं इस देश में, इस पार्लियामेंट में, इस देश के पार्लियामेंट में जो कि इलेक्टेड है, राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर, उसको डिवाइड करके जो है वो एमपी के वोट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अ कोटा इज टू बी अचीव्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन। अब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए एक कोटा अचीव करना होता है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ वोट उसको हासिल करने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स, तो जितने भी वोट जो है पोल हुए हैं, मान लो 1 करोड़ वोट जो है वो पोल किया गया है, इसको +1 करेंगे डिवाइडेड बाई 1 + 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 होगा 50 लाख, राइट।
50 लाख प्लस वन ये वोट एक इंसान को सिक्योर करने होंगे अगर उसको क्या करना है, अगर उसको इलेक्शन जीतनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो उसके बाद ओथ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ओथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक शपथ लेता है। तो आफ्टर द इलेक्शन एंड द विनिंग ऑफ कैंडिडेट द प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता है प्रेसिडेंट की, तो वो फिर क्या लेता है, शपथ लेता है। किसके सामने लेता है, किसके सामने लेता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके सामने ली जाएगी। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं और क्या पोजीशन है प्रेसिडेंट की। सबसे पहले जब मैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता हूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड वेरियस पावर एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर एक्साइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉलोइंग आर सम ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी पावर्स हैं और सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही दी गई हैं, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पावर्स जो है, मैक्सिमम पावर्स जो हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस्तेमाल करनी है। तभी मैंने आपको बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी 1976 की, उधर जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया। उस अमेंडमेंट के तहत इट वाज मेड मैंडेटरी दैट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को इस्तेमाल करेंगे। एंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर इज मैंडेटरी है वो, राइट, वो कंपलसरी है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आती है वीटो पावर्स। अब वीटो पावर्स के अंदर क्या होता है, देखो आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 डील्स विद वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफ इंडिया इन अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ बिल व्हेन ए बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर हिज ही मे। तो बेसिकली आर्टिकल 111 जो है वो वीटो पावर्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, उसके साथ डील करता है। जब भी प्रेसिडेंट के पास कोई बिल भेजा जाता है पास करके पार्लियामेंट के द्वारा, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि वो बिल को जो है असेंट दे सकता है। अगर असेंट दे दी उसने बिल को, तो बिल कानून बन गया, बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। और या फिर वो क्या कर सकता है, अपनी असेंट विदहोल्ड कर सकता है, मतलब कि उसने उस बिल को असेंट नहीं दी तो बिल जो है वो खत्म हो गया। और मे रिटर्न द बिल इफ नॉट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, और वो बिल को जो है वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के अंदर वापस बिल को भेज सकता है कि इसके ऊपर दोबारा से सोच विचार किया जाए, चर्चा की जाए। अगर वो मनी बिल नहीं है, याद रखना मनी बिल को वो वापस नहीं भेज सकता है। उसके बाद सम ऑफ हिज वीटो पावर्स आर गिवन बिलो, कुछ उसकी वीटो पावर्स जो है वो नीचे दी गई हैं, जैसे कि सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट वीटो, withhold his assent to the bill passed by the parliament. For example, for private member bill, if cabinet resigns before the assent of president to the bill, in 1954 Dr. Rajendra Prasad withheld his assent to the PEPSU appropriation bill. तो बेसिकली एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है कि अगर कोई बिल पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं देनी है, मतलब कि बिल को वहाँ पे पास नहीं होगा बिल, वहाँ पे उसने अपनी असेंट देने से इनकार कर दिया। और मैक्सिमम ये कब होता है, मान लो किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो है वो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, मान लो किसी अपोजिशन पार्टी के द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बिल पास हो गया, लेकिन वो बिल जो है सरकार नहीं चाहती है कि वो बिल पास हो, लेकिन फिर भी वो बिल पास हो गया। तो हाँ, फिर क्या होता है कि क्या हो सकता है कि कैबिनेट जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो उसको अपनी असेंट नहीं दे सकता है। इफ़ कैबिनेट रिजाइंस बिफोर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू द बिल, या फिर अगर कैबिनेट रिजाइन कर देता है, मतलब अगर जो सरकार होती है वो रिजाइन कर देती है और प्रेसिडेंट जो है वो बिल की असेंट से पहले, तो उस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो अपनी असेंट नहीं देगा बिल को, मतलब उस वक्त भी वो अपनी जो असेंट है उसको विदहोल्ड कर सकता है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि मान लो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने से पहले जो है वो बिल पास हो गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने रिजाइन कर दिया और अब जो है वो प्रेसिडेंट के पास बिल गया है, तो प्रेसिडेंट अब अपनी असेंट नहीं भी दे सकता है बिल को, क्योंकि अभी कैबिनेट है ही नहीं, अभी सरकार है ही नहीं जो एड एंड एडवाइस देगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इन 1954 में क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि जो पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ था उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं दी थी। उसके बाद इसके अंदर आती है सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या आता है,
इफ द बिल इज रिटर्न बाय प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन है, ये रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, ये रिकंसिडरेशन है। इफ दे रिटर्न अगेन इट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर अमेंडमेंट आर सिंपली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू गिव हिज assent. It means the president power is overridden simply by cabinet. In USA there is no suspensive veto in its place, there is qualified veto, which means the house need majority to override president veto. अब सस्पेंसिव veto क्या होती है? मान लो प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक बार बिल जो है वो वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर वो दोबारा से बिल पास हो जाता है, अगर दोबारा से लोकसभा या राज्यसभा उसको बिल को पास कर देते हैं, चाहे उसके अंदर चेंजेस लाई गई हो ना लाई गई हो, तो प्रेसिडेंट को जो है उसके ऊपर अपनी असेंट देनी ही होती है। मतलब कि सस्पेंसिव वीटो है हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के पास, एक बार बिल वापस भेज सकता है, लेकिन उसके बाद अगर पास कर दिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को असेंट देनी ही पड़ेगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट एक बार बिल को वापस भेज दे तो उसके बाद वहाँ का जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, उसको हायर मेजॉरिटी के साथ, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जो है उस बिल को पास करना होता है। उसके बाद इसके अंदर आती है पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है, इन दिस केस प्रेसिडेंट नीदर गिव्स असेंट टू द बिल नॉर रिटर्न्स इट because there is no time limit to president of India to give his assent, as there is 10 days limit to the president of USA, but in this case the bill should not be a money bill. अब क्या होता है पॉकेट वीटो के अंदर, क्या होता है, सिंपली जो है प्रेसिडेंट बिल को जो है अपने जेब में डाल देता है, पॉकेट में डाल देता है, ठीक है, पॉकेट में डाल देता है। मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है कि कितने समय के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी असेंट देनी है। देयर इज नो टाइम लिमिट। अगर अमेरिका की मैं बात करूं तो वहां पे 10 दिन की टाइम लिमिट है कि 10 दिन के अंदर आपको असेंट देनी ही होगी बिल को। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब मनी बिल के केस में है, लेकिन मनी बिल के बिना अगर कोई बिल है तो कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस टाइम के अंदर जो है उस बिल के ऊपर अपनी असेंट देनी है, या उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है, या अपनी असेंट विदहोल्ड करनी है, या उसको वापस भेजना है। तो इस केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट सिंपली जो है बिल के ऊपर कोई डिसीजन लेते ही नहीं है, बिल वैसे ही टेबल के ऊपर पड़ा रहता है या जेब में पड़ा रहता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो फिर वो आगे कार्रवाई चलती नहीं है, वो बिल वैसे ही पड़ा रहता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आती हैं फाइनेंशियल पावर्स। अब फाइनेंशियल पावर के अंदर क्या होता है, देखो, मनी बिल कैन बी पुट इन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर हिज परमिशन। मनी बिल पार्लियामेंट में तभी जा सकता है जब प्रेसिडेंट की परमिशन है। प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा सकता है, मनी बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब हिंदुस्तान में एक फंड होता है जिसको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब ये ऐसा फंड होता है जो इमरजेंसी के टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे डिजास्टर आ गया, कहीं पे आपदा आ गई, उस टाइम पे जो है इस कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाला जा सकता है। तो इस कंटीजेंसी फंड से पैसा, मतलब एडवांस कौन निकाल सकता है, तो एडवांस में पैसा कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकाल सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट करता है 5 साल में। मतलब हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट करता है। एक फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है जो कि सारा का सारा जो हमारा जो बजटरी सिस्टम है, जो सेंटर और स्टेट का जो शेयर है, या फिर जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको देखने का काम करता है, एडवाइसेस देने का काम करता है। तो फाइनेंशियल कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। लेकिन किसके कहने पे करता है, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे करता है। और उनकी ये एडवाइस जो है मैंडेटरी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जो है ये कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स तो हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे इस्तेमाल की जा रही है। इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है। असली अथॉरिटी किसके पास है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही है। उसके बाद उसके पास आती हैं कुछ जुडिशियल पावर्स। अब जुडिशियल पावर्स के अंदर क्या आता है, सबसे पहले पैडन, मतलब कि वो किसी को भी माफ़ कर सकता है। इट मीन्स कंप्लीट रिमिशन टू द ऑफेंडर। मतलब किसी ने कोई अगर क्राइम किया है, कोई अगर जेल में है, किसी को कोई फांसी होनी है, तो उसकी सज़ा माफ़ की जा सकती है, उसकी फांसी माफ़ की जा सकती है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, पैडोनिंग पावर जिसको हम कहते हैं। रिप्रीव, इट मीन्स अ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग ए प्रोसीडिंग फॉर पैडन और कम्यूटेशन। इसमें जो है अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी जा रही है, अगर किसी को हैंग किया जा रहा है या फांसी देनी है, तो उसके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। उसके बाद रिमिशन, इट मीन्स रिडक्शन इन द सेंटेंस विद नो चेंज इन टाइप। फॉर एग्जांपल अ 1 year
इम्प्रिजनमेंट रिमिशन इनटू 6 मंथ्स। तो रिमिशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी सज़ा है, आपको अगर 1 साल की सज़ा दी गई है तो उसको आप 6 महीने में जो है वो कम कर दोगे, मतलब किसी की सज़ा को कम कर देना। उसका नेचर कम नहीं किया जाएगा, मतलब अगर वो हार्श पनिशमेंट है तो उसको जो है वो लाइट पनिशमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पनिशमेंट दी गई है उसको आधा कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, उसको रिमिशन कहते हैं। एक इंसान को अगर 1 साल की सज़ा दी गई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको 6 महीने की कर सकता है, ये रिमिशन आता है। उसके बाद रिस्पाइट। रिस्पाइट के अंदर क्या होता है, इट डिनोटेड अवॉर्डिंग लेसर वन इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वुमेन। अब कुछ केसेस के अंदर जो है सज़ा कम की जा सकती है, जैसे कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कम्यूटेशन, इट मीन्स रिडक्शन इन द सेंटेंस विद चेंज इन टाइम, फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस कम्यूटेड इनटू ए लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें नेचर ऑफ जो पनिशमेंट होता है, मान लो किसी को फांसी की सज़ा दी जा रही थी तो उसको जो है कम करके उसको उम्र कैद दी जा सकती है, तो ये होता है कम्यूटेशन। तो ये कुछ जुडिशियल पावर्स या फिर प्रेसिडेंट के पास आती हैं। उसके बाद आती हैं उसके पास मिलिट्री पावर्स। तो क्या मिलिट्री पावर्स आती हैं, सबसे पहले वो सुप्रीम कमांडर इन चीफ होता है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का, मतलब जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं हिंदुस्तान के अंदर वो उसका सुप्रीम कमांडर ऑफ चीफ है। सुप्रीम कमांडर ऑफ जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है सभी फोर्सेस का। वो जो है वो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करता है। तो जो आर्मी के चीफ होते हैं, नेवी और एयर फोर्स के चीफ होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, लेकिन किसके कहने पे करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करेगा। वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अलोन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करता है कि अब हम वॉर में हैं या अब हम पीस में हैं। तो वॉर डिक्लेयर करने का काम और पीस को डिक्लेयर करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। जैसे अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कहते कि अभी, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर डिक्लेयर कर सकते थे। उसके बाद इसके अंदर आती हैं डिप्लोमेटिक पावर। अब डिप्लोमेटिक पावर्स के अंदर क्या आता है, He holds the following diplomatic powers: sends and receives ambassadors। वो भारत से विदेशों में एम्बेसडर्स को बेचने का काम करता है, राजदूत डिप्लोमेट्स को बेचने का काम करता है, और कई सारे अलग अलग देशों के राजदूत एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स को भारत में रिसीव करने का काम भी करता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ की जा रही हैं वो उसी के नाम से की जाती हैं, उसी के नाम से ली जाती हैं या साइन की जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर आती है स्टेट इमरजेंसी। तो आर्टिकल 356 जो है डील्स विद स्टेट इमरजेंसी। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल। ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी द प्रेसिडेंट रूल्स द स्टेट विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। तो जब स्टेट इमरजेंसी लगती है, जो आर्टिकल 356 के अंदर आती है, उस दौरान पे हम उसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टेट की पावर्स होती हैं, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली रूल करता है उस स्टेट को गवर्नर की हेल्प से। तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह काम करता है, और गवर्नर की मदद से जो है प्रेसिडेंट रूल के दौरान, स्टेट इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट को रूल करने का काम करता है। उसके बाद इसके अंदर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जब फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी देश में लगती है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में लगती है, जो आर्टिकल 360 में आती है, आर्टिकल 360 जो है वो डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है पूरे भारत में, और जम्मू एंड कश्मीर में भी डिक्लेयर कर सकता है। ये यहाँ पे एक्सेप्ट जो लिखा है ये जम्मू एंड कश्मीर में अब एप्लीकेबल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 370 जो है वो हट गया है। तो इस तरीके से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे हमारे, उनकी हम फाइनेंशियल पावर्स और पोजीशन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। उनकी हम फॉर्मल पावर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी फॉर्मल पावर्स और पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।